हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है रीडिंग सेक्शन। इसके अंदर आपको एक पैसेज गिवन है, पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज के अंदर से करने हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन डे द ओल्ड एम्पर शाहजहाँ बिकेम इल। देखिए बच्चों, शाहजहाँ मुगल एम्पर थे, तो एक दिन शाहजहाँ बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हिज सन औरंगजेब हु ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्पर पुट हिज फादर इन जेल। तो देखिए उनका बेटा था औरंगजेब, जो कि हमेशा किंग बनना चाहता था। एम्पर का मतलब होता है किंग। तो उसने क्या किया कि शाहजहाँ को जेल के अंदर डाल दिया। जहांआरा बेगम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहाँ डिड नॉट लीव हर फादर एंड वेंट टू जेल अलॉन्ग विद हिम। तो देखिए शाहजहाँ की जो बड़ी बेटी थी जहांआरा बेगम, उन्होंने इस कंडीशन में अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ा और वो उनके साथ में जेल गई। शी सेड, आई शैल शेयर द सफरिंग ऑफ माई फादर, ही नीड्स मी इन हिज ओल्ड एज एंड आई शैल नेवर लीव हिम। जहांआरा बेगम कहती है कि उनके फादर की इस ओल्ड एज में वो उनको सपोर्ट करेंगी, उनका साथ देंगी, वो उनको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगी। शाहजहाँ लिव्ड इन जेल फॉर 7 years एंड देन ही डाइड। तो देखिए शाहजहाँ जेल के अंदर 7 साल तक जिंदा रहते हैं और फिर वो मर जाते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रिंसेस जहांआरा स्टेड विद हिम एंड टुक केयर ऑफ हिम। तो देखिए उस 7 साल के अंदर उनकी जो बेटी है जहांआरा बेगम, वो उनके साथ रहती है, उनका पूरी तरीके से ध्यान रखती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर शी रिटर्न टू हर ओन पैलेस। तो उनके फादर के डेथ के बाद में वो अपने वापस महल आ जाती है। शी कंटिन्यू टू लिव देयर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ सर्विंग द नीडी एंड द पुअर। तो फादर के डेथ के बाद में वो महल में रहना स्टार्ट करती है और अपनी पूरी जिंदगी वो जरूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा में लगा देती है। बिफोर हर डेथ शी गेव अवे ऑल हर मनी टू द पुअर एंड द नीडी। तो मरने से पहले जो उनके पास में सारी मनी थी, जो भी पैसा था, उन्होंने जरूरतमंद और गरीब लोगों में बांट दिया। शी वॉज हाईली एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड इन पर्शियन एंड अरेबिक एज वेल एज अ राइटर, पेंटर एंड अ पोएट। देखिए बच्चों, जहांआरा हाईली एजुकेटेड थी और उनको पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज थी। साथ ही साथ वो अच्छी राइटर थी, पेंटर थी और पोएट थी। जहांआरा वॉज शाहजहाँ's प्रीफर्ड चाइल्ड। जो जहांआरा थी वो शाहजहाँ की फेवरेट चाइल्ड थी। Legend says that once when औरंगजेब was severely sick, जहांआरा took care of him। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो जहांआरा ने अपने भाई औरंगजेब का भी बहुत ध्यान रखा था। जहांआरा डाइड ऑन September 5, 1681 एट द एज ऑफ 67। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जहांआरा की डेथ हो गई थी 5 सितंबर 1681 को और उनकी उस वक्त एज थी 67 ईयर। अपॉन हर डेथ औरंगजेब गेव हर द पोस्टुमस टाइटल साहिबात उस जमानी मिस्ट्रेस ऑफ द एज। तो देखिए जहांआरा बेगम के मरने के बाद में उनके भाई औरंगजेब ने उनको साहिबात उस जमानी की उपाधि दी। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द क्वेश्चन। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज औरंगजेब्स एम इन लाइफ। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब वांटेड टू बिकम एन एम्परर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहाँ। तो इसका आंसर होगा जहांआरा बेगम वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट एंड राइट द लाइन फ्रॉम द पैसेज विच शो दैट जहांआरा बेगम वॉज अ केयरिंग डॉटर। तो इसका आंसर होगा आई शैल शेयर द सफरिंग ऑफ माई फादर, ही नीड्स मी इन हिज ओल्ड एज एंड आई शैल नेवर लीव हिम। तो इस लाइन से हमको पता चलता है कि जहांआरा बेगम बहुत ही केयरिंग डॉटर थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड औरंगजेब डू व्हेन हिज फादर बिकेम इल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने क्या किया जब उनके फादर बीमार पड़ गए थे। तो इसका आंसर होगा व्हेन शाहजहाँ बिकेम इल हिज सन औरंगजेब पुट हिम इनटू जेल। अगला क्वेश्चन है, जहांआरा वॉज अ काइंड लेडी एक्सप्लेन। तो इसका आंसर होगा शी स्पेंट हर लाइफ सर्विंग द नीडी एंड पुअर पीपल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड जहांआरा डू बिफोर हर डेथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जहांआरा ने अपनी डेथ से पहले क्या किया। तो इसका आंसर होगा बिफोर हर डेथ शी गेव अवे ऑल हर मनी टू द पुअर एंड नीडी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन द सेम एज किंग एंड सिख। अब आपको यहाँ पर पैसेज में से वर्ड बताना है जिसका मतलब किंग और सिख होता है। तो आपके सामने यहाँ पैसेज है। एम्पर का मतलब वही होता है जो किंग का मतलब होता है और इल का मतलब सिख होता है। क्लियर। इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, किंग का मतलब एम्पर और सिख का मतलब इल। अगला क्वेश्चन है, जहांआरा डाइड एट द एज ऑफ। अब आपको बताना है कि जहांआरा की डेथ किस एज में हो गई थी। तो इसका आंसर होगा 67। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 लैंग्वेजेस इन विच जहांआरा हैड फ्लुएंसी। अब आपको बताना है कि जहांआरा की किन 2 लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी थी। तो इसका आंसर होगा जहांआरा हैड फ्लुएंसी इन पर्शियन एंड अरेबिक। आपके पेपर का सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर। इसके अंदर आपको राइटिंग एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। डेवलप अ रीडेबल स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। अब आपको यहाँ पर आउटलाइन दे रखी है, इसकी हेल्प से आपको स्टोरी लिखनी है। और के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। यू आर पीयूष शिवानी, अ रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 15, वसुंधरा एनक्लेव, न्यू दिल्ली।
अब आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सो दैट आपके लिए जो क्वेश्चन ईजी हो आप उसको एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। सबसे पहले हम स्टोरी वाला क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने हिंट दे रखा है, हिंट की हेल्प से आपको स्टोरी को डेवलप करना है। तो सबसे पहले आप स्टोरी का टाइटल देंगे और इस स्टोरी का टाइटल होगा अवॉइड बैड कंपनी, और फिर हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। वंस देयर वॉज अ मैन हुज सन फेल इनटू बैड कंपनी। Under the influence of his friends, he got into some bad habits. He started disobeying his parents. He would waste his time watching TV, with the result that his grades in school came down and he even flunked in 1 or 2 subjects. His father grew worried and decided to teach his son a lesson. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एक आदमी होते हैं, उनका एक बेटा होता है जो कि बुरी संगत में पड़ जाता है। बुरी संगत में पड़ने के कारण उसके अंदर बैड हैबिट डेवलप हो जाती हैं। वो अपने पेरेंट को डिसोबे करता है, वो टीवी देख के टाइम वेस्ट करता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ता नहीं है, जिस वजह से उसके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं और 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है। ये सब देख के उसके फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनको अपने बेटे को कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी, कुछ समझाना पड़ेगा। He gave a few apples to his son. He then quietly placed a rotten apple among the good ones. After a few days, when the son was about to take out an apple from the basket, he found that all the apples were rotten. He asked his father the reason for this. His father pointed out that he had deliberately placed one rotten apple in the basket. His son was surprised to see that one rotten apple had spoiled the entire lot. फादर ने बेटे को समझाने के लिए एक ट्रिक यूज़ किया। उन्होंने अपने बेटे को एप्पल ला के दिए। बहुत सारे अच्छे एप्पल थे, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि चुपके से एक सड़ा हुआ एप्पल डाल दिया और उसको जगह पे रख दिया। अब जब बेटे ने क्या किया कि कुछ दिनों बाद में वो जब एप्पल निकालने लगा टोकरी में से, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे एप्पल सड़ चुके हैं। तो एकदम से वो शॉक हो गया और अपने फादर से जाके पूछा कि फादर ये क्या हुआ, आप तो अच्छे एप्पल लेके आए थे लेकिन ये तो सारे के सारे सड़ चुके हैं। तो फादर ने कहा कि जब तुमने एप्पल रखा था तो मैंने जानबूझ करके उसके अंदर एक सड़ा हुआ एप्पल डाल दिया। तो फिर बेटा सरप्राइज हुआ, उसने कहा कि एक सड़े हुए एप्पल से सारे के सारे एप्पल खराब हो चुके हैं। He now understood the reason for his downfall. He thanked his father for making him realize his mistake in his choice of friends. He immediately left their company and was transformed into a good boy. इस रॉटन एप्पल के एग्जाम्पल से बच्चे को समझ में आता है कि वो भी तो कब से बैड कंपनी में है, उसके जो फ्रेंड्स है उसका इम्पैक्ट भी तो उस पर पड़ रहा है, वो भी बैड बॉय बन चुका है उनकी वजह से। तो वो अपने फादर को थैंक यू कहता है कि आपने मुझे रियलाइज़ कराया कि जो दोस्त होते हैं उनकी पहचान सही तरीके से करनी चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और वो समझ जाता है कि मुझे अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। और वो क्या करता है, फिर अपने बुरे दोस्तों को छोड़ देता है और फिर वो एक अच्छा बच्चा बन जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, वसुंधरा एनक्लेव सेक्टर 15 न्यू दिल्ली। उसके बाद में डेट लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर एडिटर का एड्रेस लिखेंगे, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। उसके बाद में हम यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर मैम। सैल्यूटेशन के बाद में लेटर की बॉडी लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन आवर रेजिडेंशियल एरिया। Loudspeakers are the primary source of nuisance and noise pollution in cities. Its uses could cause irritation and loss of sleep, rest and peace. Due to noise pollution, students could not concentrate on studies. It affects the working efficiency of the people and causes loss of sense of hearing. It is also noticed that nowadays many use loudspeakers till midnight, which is adversely affecting the peoples in our area. I want your kind help to spread this fact to everyone so that they can understand this. Kindly look into this matter. और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे yours faithfully पीयूष या फिर शिवानी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लेटर टू एडिटर लिखना है। अब हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दे रखा है और इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। हल्का सा हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी ने मुझे कोई बात बोली, थर्ड पर्सन को मैं एज इट इज सेम वर्ड बोल दूँ तो वो तो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि जैसे किसी ने मुझे कोई बात बोली, उसके अंदर मैं थोड़े चेंज करके, जैसे कि प्रोनाउन चेंज करके, टाइम चेंज करके, लोकेशन चेंज करके या फिर टेंस चेंज करके अगर मैं वो बात बोलूँ तो वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, जॉर्डी आस्क्ड मिलवील विल यू हेल्प मी फाइंड द फोन। मतलब कि जॉर्डी मिलवील से पूछते हैं कि क्या आप मेरी फ़ोन को ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि अगर टेंस चेंज हो रहा है, प्रोनाउन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है।
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जॉर्डी आस्क्ड मिलविल इफ ही वर हेल्प हिम फाइंड द फोन। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पर टेंस चेंज करना था और यहाँ पे कोई टेंस चेंज नहीं हुआ है। अगला सेंटेंस है, जॉर्डी सेड मिलविल इफ ही वुड हेल्प हिम फाइंड द फोन। तो ये भी गलत है, आस्क्ड की जगह क्या आएगा, आस्क्ड ही आएगा, सेड नहीं आएगा। थर्ड सेंटेंस है, जॉर्डी आस्क्ड मिलविल इफ ही वुड हेल्प हिम फाइंड द फोन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हम इफ लगाएंगे। सेम सेंटेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, जॉर्डी आस्क्ड मिलविल इफ ही। अब देखिए यू की जगह क्या हुआ, ही हुआ, विल की जगह क्या हुआ, वुड हुआ, हेल्प, मी की जगह क्या हुआ, हिम, फाइंड द फोन। तो ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जॉर्डी आस्क्ड मिलविल, जॉर्डी मिलविल से पूछते हैं कि क्या वे उसकी फ़ोन को ढूंढने में हेल्प करेंगे। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है, जॉर्डी आस्क्ड मिलविल दैट ही वुड हेल्प हिम फाइंड द फोन। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ इतना सा कहा गया है कि जॉर्डी आस्क्ड मिलविल, जॉर्डी मिलविल से पूछते हैं कि तुम मेरी फ़ोन को ढूंढने में हेल्प करोगे। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारा वैसे भी गलत हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जॉर्डी आस्क्ड मिलविल इफ ही वुड हेल्प हिम फाइंड द फोन। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। अब आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, ही सैंग अ सॉन्ग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ब है वो किस टाइप का है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको व्हाट क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया, व्हाट डिड ही सिंग, उसने क्या गाया। तो मुझे आंसर मिल रहा है ही सैंग अ सॉन्ग, मतलब कि मुझे ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है कि उसने गाना गाया। जहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है कि उसने क्या गाया तो वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पे तो मुझे आंसर का पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, तो यहाँ पे ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर स्क्रैम्बल, मेक अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम इट यूजिंग ऑल द लेटर। अब आपके सामने यहाँ पे स्क्रैम्बल वर्ड दे रखे हैं और सारे लेटर्स को यूज़ करके आपको करेक्ट वर्ड बनाना है। तो इसको रीड करते हैं, OCWDR। तो क्या हो जाएगा इसका, CROWD, क्राउड। ये क्या है, ESLML। तो इसका क्या हो जाएगा, स्मेल, SMELL। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपोजिशन। अब आपको यहाँ प्रिपोजिशन बतानी है, द कैट जम्प डैश द चेयर। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आएगी, ऑन, एट, इन या फिर ऑफ। तो इसका आंसर होगा द कैट जम्प्ड ऑन द चेयर। अगला क्वेश्चन है, अ मैन इज नोन डैश विद, बाय, फॉर, टू द कंपनी ही कीप्स। तो इसका आंसर होगा अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके पेपर का अगला पार्ट है लिटरेचर सेक्शन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव द डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। सो यहाँ पर राइटर स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि आप डिसेबल्ड पीपल को कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि उनकी लाइफ बेटर हो सके। They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. तो यहाँ पर स्टेफन हॉकिंग एडवाइस देते हैं कि लोगों को वही काम करना चाहिए जिसको वे कर सकते हैं और जिसको करने में वे अच्छे हो, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाकी लोग क्या करते हैं उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। स्टेफन हॉकिंग के हिसाब से कि जो डिसेबल ओलंपिक्स है वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उनको देखा देख डिसेबल ओलंपिक्स भी स्टार्ट कर दिए गए, जिसका उनके हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। I know what you mean. I remembered the years I had spent trying to play Spanish guitar, considerably larger than I was, and how gleefully I had unstrung it one night. तो यहाँ पर ऑथर स्टेफन हॉकिंग को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने भी कई सालों तक स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश की थी जो कि मेरे से भी बड़ा था, लेकिन मैं उसको नहीं बजा पा रहा था क्योंकि मैं उसको बजाने के लिए कैपेबल नहीं था। इसीलिए मैंने खुशी खुशी एक रात उसकी जो सारी स्ट्रिंग्स थी उसको खोल दिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच एक्टिविटी हैड द राइटर बीन लर्निंग। राइटर कौन सी एक्टिविटी सीख रहे थे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्विमिंग, स्पेनिश गिटार, डांसिंग या फिर सिंगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश गिटार। अगला क्वेश्चन है, इन वन सेंटेंस स्टेट द एडवाइस गिवन बाय हॉकिंग टू अदर डिसेबल्ड पीपल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हॉकिंग ने बाकी जो डिसेबल्ड पीपल थे उनको क्या एडवाइस किया। आपके सामने ऑप्शंस हैं, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, to master the art of writing, to learn to smile and laugh at their sufferings, to not meet any people। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साइंटिस्ट डेडली अगेंस्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टेफन हॉकिंग जो कि एक साइंटिस्ट थे वो किसके खिलाफ थे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, द डिसेबल्ड ओलंपिक्स, द स्पेनिश गिटार, स्विमिंग या फिर राइटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द डिसेबल्ड ओलंपिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ही गिव दिस एडवाइस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टीफन हॉकिंग ने जो एडवाइस दी थी कि डिसेबल लोगों को उसी काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसको करने में वे अच्छे हैं, तो ये एडवाइस क्यों दी थी। तो इसका आंसर होगा he gives this advice because he thinks that disabled people were wasting their time by imitating normal people। तो स्टीफन हॉकिंग ने ये एडवाइस इसलिए दी थी क्योंकि जो डिसेबल पीपल हैं वो नॉर्मल लोगों को कॉपी करके उनके जैसे काम करने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमको जो डिसेबल पीपल हैं उनको उसी काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसको करने में वे अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद वॉट इंटेंशन वर एक्टिविटीज लाइक डिसेबल ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिसेबल ओलंपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके पीछे क्या इंटेंशन है। इसका आंसर होगा द एक्टिविटीज लाइक डिसेबल्ड ओलंपिक्स वर इंट्रोड्यूस विद एन इंटेंशन टू ब्रिंग डिसेबल पीपल एट पार विद नॉर्मल पीपल। तो देखिए जो डिसेबल ओलंपिक्स है वो इसलिए स्टार्ट किए गए थे, इसके पीछे ये इंटेंशन था कि जो डिसेबल पीपल हैं वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझे, नॉर्मल लोगों के बराबर लाने के लिए उनके लिए डिसेबल ओलंपिक्स स्टार्ट किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब आपके सामने यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉर्डी टू गो फाइंड द फॉन एंड रीज इट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेनी बैक्स्टर ने जॉर्डी को फॉन को ढूंढने के लिए और उसे पालने के लिए परमिशन क्यों दी। तो इसका आंसर होगा Penny allowed Geordie to go find the fawn and raise it because it seemed ungrateful to him to leave the fawn to starve. He agreed with the Geordie that they had killed the doe for their purpose, and the fawn was often for no fault of its own. They could not let the fawn starve. They felt a responsibility towards it. देखिए पेनी ने जॉर्डी को फोन को ढूंढने के लिए और उसे पालने के लिए इसलिए परमिशन दी क्योंकि उनको अनग्रेटफुल वाली फीलिंग आ रही थी, एहसान फरामोश वाली, कि एक तो उन्होंने अपने पर्पस के लिए डो को मार दिया, अब जो डो का बच्चा है मतलब कि जो फोन है वो भूखा प्यासा तड़पता मर जाएगा क्योंकि वो अनाथ हो चुका है, उसकी मम्मी तो मर चुकी है तो वो बच्चा तो अनाथ हो गया, अब उसका ध्यान कौन रखेगा, वो ऐसे ही भूखा मर जाएगा। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फोन का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राइटर की स्टीफन हॉकिंग से मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी उससे क्या राइटर नर्वस हो रहा था, अगर हो रहा था तो फिर क्यों हो रहा था। तो इसका आंसर होगा यस, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस। ही वॉज टू मीट अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड दैट टू वन हु हैड अचीव ग्रेटनेस डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटीज। Clearly, it was a big moment, a great honor for the writer, so meeting with such a great personality made the writer nervous. देखिए राइटर की जो स्टीफन हॉकिंग से मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी उसकी वजह से राइटर बिल्कुल नर्वस हो रहा था क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने जा रहा था जिसने बहुत कुछ अचीव किया है डिसेबिलिटी के होते हुए भी, तो इसके लिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, इसके लिए बहुत बड़ा ऑनर था, इसीलिए मीटिंग के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इट दैट रंजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या था जो कि रंजी को अपने घर पे बताने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो इसका आंसर होगा एट होम रंजी फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूसेस दैट शोड ऑन हिज फेस, लेग्स एंड आर्म्स। इट वॉज डिफिकल्ट टू हाइड द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन्वॉल्व इन द फाइट। रंजी के फेस पे, लेग्स पे, आर्म्स पे जो कट और चोट के निशान थे उसको बताना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो किसी से लड़ के आया है। अगला क्वेश्चन है इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे व्हाट हार्म वुड इट हैव कॉस्ट हिम इन लेटर लाइफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर भगवान ने उस दिन उसकी सुन ली होती तो उसकी आने वाली जिंदगी में इसको क्या नुकसान हो सकते थे। तो इसका आंसर होगा इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे ही वुड नेवर हैव लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, ही वुड हैव कंटिन्यूड डूइंग सच रॉन्ग डीड्स बिलीविंग दैट गॉड वुड सेव हिम आफ्टर हिज परसुएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भगवान उसकी उस दिन सुन लेते तो वो कभी भी अपनी गलती से नहीं सीखता, वो हमेशा गलत काम करते रहता और वो ये सोचता कि मैं भगवान को मना लूंगा और भगवान मुझे बचा लेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज जॉर्डी नो दैट द फॉन इज मेल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जॉर्डी को कैसे पता चला कि वो फॉन मेल है। तो इसका आंसर होगा जॉर्डीज फादर टोल्ड हिम दैट इन अ मेल फॉन द स्पॉट्स आर ऑल इन अ लाइन एंड इन फीमेल्स दे आर रैंडमली अरेंज। दिस नॉलेज हेल्प हिम रिकॉग्नाइज इट बीइंग अ मेल फॉन। देखिए जॉर्डी के फादर ने एक बार जॉर्डी को बताया था कि जो मेल फॉन होता है उसके जो स्पॉट्स होंगे वो एक लाइन के अंदर अरेंज होंगे, लेकिन जो फीमेल फॉन होगी उसके स्पॉट्स रैंडमली अरेंज होंगे। तो इस नॉलेज से वो समझ गया था कि जो फॉन है वो मेल फॉन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। तो इसका आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन इमिटेटिंग द नॉर्मल पीपल।
अगला क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। अब आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपका एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। अब आपके सामने क्वेश्चन है हु वॉज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट। तो इसका आंसर होगा Ranji was the better swimmer. When the other boy made fun of him by saying that he would not be able to swim across the pool, Ranji dived straight into the water and surfaced at the other end in a flash. The boy was amazed at how well Ranji had dived and later at how he had swum underwater. He said that he did not know how to dive or swim underwater and asked Ranji to teach him both. देखिए बच्चों, रंजी एक बेटर स्विमर था। जब दूसरे लड़के ने उसका मजाक उड़ाया कि रंजी तैर के पूल को पार नहीं कर पाएगा, तो ये सुन के रंजी ने सीधे पानी के अंदर गोता लगाया और एक झटके के अंदर वो पूल के दूसरी तरफ पहुंच गया। यह देख के वो लड़का एकदम अमेज हो गया कि किस तरीके से रंजी ने अंदर डाइव किया और वो अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है। तो ये देख के उसने कहा कि ना तो मुझे स्विमिंग करनी आती है, ना ही इस तरीके से डाइव करना आता है। तो उसने रंजी से कहा कि क्या तुम मुझे डाइव करना और अंडर वाटर स्विमिंग करना सिखाओगे। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड जॉर्डी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब जॉर्डी ने फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो उसका ध्यान रखेगा, तो फिर जॉर्डी ने फ़ोन का ध्यान किस तरीके से रखा। तो इसका आंसर होगा आफ्टर जॉर्डी एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुकिंग आफ्टर द फॉन ही केयर्ड फॉर इट लाइक इट्स ओन मदर वुड। While taking it home, he shielded its face from the sharp vines. He carried it in his arms even though he was tired. On reaching home, he gave it the milk that was meant for him. When he saw that the fawn did not drink the milk kept in the gourd, he fed it with its own hand. Hence, one can say that Geordie carried out his responsibility quite well. देखिए, जब जॉर्डी ने फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो जिस तरीके से मदर केयर करती है उसकी, उसी तरीके से उसने फ़ोन की केयर करना स्टार्ट किया। जब वो फ़ोन को अपने घर लेके आ रहा था, तो उसने उसके फेस को शार्प वाइन से बचाया ताकि उसके फेस पे ना लग जाए। वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, फिर भी उसने फ़ोन को अपने हाथों में कैरी कर रखा था। जब जॉर्डी घर पहुंचा, तो जो मिल्क जॉर्डी के लिए था वो मिल्क उसने फ़ोन को दे दिया। अब फ़ोन को मिल्क पिलाने के लिए उसने दूध को गॉर्ड के अंदर डाला ताकि वो उसको इजीली पी पाए। लेकिन जब उसने देखा कि फ़ोन उसके अंदर से दूध नहीं पी पा रहा है, तो जॉर्डी ने फ़ोन को दूध अपने हाथों से पिलाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जॉर्डी ने फ़ोन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपके इंग्लिश के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।